प्रणाम नमो नमः। प्रणाम नमो नमः। जय गुरु प्रसाद जी। प्रणाम नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। कल हमने ढाई द्वीप के अंदर कितने सूर्य चंद्र है इसकी बात की थी। तो ढाई द्वीप के बाहर सबसे पहले तो ढाई द्वीप के अंदर दो सूर्य है, एक दो। यहाँ इस तरफ एक है तो इसके बाद दो है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 21 है, इसके बाद 36 है। इस तरह टोटल 66 है। इस तरफ यहाँ से यहाँ तक 66 और यहाँ से यहाँ तक 66, टोटल कितने हुए? 132। राइट। इसी तरह चंद्र भी है, दूसरी तरह से समझते हैं। एक सूर्य, एक सूर्य, ये चंद्र की बात है। यहाँ पे सूर्य सूर्य बताया, एक एक, एक दो, एक दो तीन, एक दो और एक यहाँ पे करना है 3। नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये इस तरफ 6 और इस तरफ 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरफ। इस तरह यहाँ 36 है टोटल। यहाँ पे 6 बताए लेकिन टोटल 21 है। इस तरफ 21 और इस तरफ 21, यहाँ पे 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो टोटल कितने हो रहे हैं? जम्बूद्वीप के अंदर सूर्य अथवा चंद्र दोनों की समान ही संख्या है, तो 2 सूर्य और 2 चंद्र हैं। जब लवण समुद्र के अंदर इसका डबल है, यानी 4 चंद्र और 4 सूर्य है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2, टोटल हुए 4। धातु के खने के अंदर 12 है, बस आपको 3 याद रखने हैं। इसके बाद एक छोटा सा करण है, एक युक्ति है। आगे के द्वीप समुद्र के अंदर कितने सूर्य और कितने चंद्र है इसकी संख्या जानने के लिए एक युक्ति है, एक करण है, एक गणित है। क्या? तो कालोदरी समुद्र के अंदर कितने सूर्य चंद्र है? तो इसके पूर्व के द्वीप या समुद्र जो भी हो, यहाँ पर द्वीप है, तो द्वीप के अंदर कितने हैं? तो 12 है। तो उसको हम 3 गुना कर देंगे, 12 3 36। और इसके पहले के जितने भी द्वीप है और जितने भी समुद्र है, इन सब के सूर्य चंद्र इसके अंदर ऐड करने हैं। ये तो 36 बने, 36 प्लस 4 प्लस 2 कितने हुए? 42। तो 42 की संख्या यहाँ पर आ रही है कालोदरी समुद्र के अंदर। यहाँ पर मैंने बताया है 12 3 गुना, उसके पूर्व के 4 और 2 प्लस किए 42 आ गए। अभी मुझे जानना है कि पुष्करावर्त द्वीप के अंदर कितने हैं। तो 42 का 3 गुना करो, इसमें 12 14 और 2 प्लस कर दो, तो 42 का गुना 3 करते हैं तो 126, प्लस इसके पूर्व के 12 4 2, ये प्लस कर दो। राइट। 12 का गुना 3 किया और उसके पूर्व के 4 और 2 प्लस कर दिए। इसी तरह आगे भी करना है। मुझे जानना है कि पुष्करावर्त द्वीप में कितने हैं। तो पूर्व के समुद्र के अंदर
42 थे, उसका हम 3 गुना कर देंगे तो 126 बने। उसमें 12, 4 और 2 प्लस कर दिए, मतलब इसके पूर्व क्या, उसके पहले का जो भी द्वीप या समुद्र हो, इसके अंदर जितने भी सूर्य चंद्र हो उसके 3 गुना करके उसके पूर्व के द्वीप समुद्र के अंदर जितने भी सूर्य है उसमें प्लस कर देने, तो संख्या मिल जाएगी। तो 26, 12, 4, 2 प्लस कर दो तो 144। इसी तरह आगे भी। हाँ बोला। एक मिनट, हाँ आपकी आवाज, हाँ बोलो। ये जो अपना धारती खंड है ना, हाँ उसमें एक एक गणित से मिल जाती है क्या? नहीं, पहले तीन तीन को छोड़ के, हाँ, ओके। इसके आगे के द्वीप समुद्र के लिए, मतलब इसलिए बोला मैंने पहले बोला था कि इसके 3 को आपको याद रख दो, 2, 4 और 12 इसको याद रखो। इसके आगे क्या करना है वो याद रखो बस। असंख्य द्वीप के समुद्र के असंख्य सूर्य चंद्र की गिनती आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे 144, तो आगे के देखते हैं पुष्करावती द्वीप के अंदर कितने हैं। तो इसके पहले द्वीप के अंदर समुद्र के अंदर कितने हैं, तो पहले द्वीप के अंदर 144 थे, तो 144 गुना 3 करते हैं और बाद में 42, 12, 4 और 2 प्लस कर देंगे 492। वारुणीवर द्वीप इसके अंदर कितने हैं, तो 192 के गुना 3 करते हैं और उसके पहले के 144, 42, 12, 4, 2 सब प्लस करते हैं तो 1680। 1680 है वारुणीवर द्वीप के अंदर। वारुणीवर समुद्र के अंदर कितने हैं, तो 1680 को 3 गुना करते हैं और उसके पूर्व के 42, 144, 42, 12, 4, 2 सब प्लस करते हैं 5736 है। किसमें, वारुणीवर समुद्र में। ये टोटल चंद्र और टोटल सूर्य की संख्या है। और यहाँ पे इस तरह एक मतांतर है, हमने जो त्रिपत्ति बारी यहाँ पर देखा, या 3 गुना करके उसके पूर्व के द्वीप समुद्र के सूर्य चंद्र उसमें प्लस कर दिए, ये सिर्फ पुष्करावती द्वीप तक ही है, ऐसा कुछ आचार्य भगवंतों का कहना है, इसके आगे क्या नहीं, राइट। मतलब ये करण सिर्फ 2 के लिए ही है, कालोदरी समुद्र और पुष्करावती द्वीप। 12 का 3 गुना करो और 4, 2 प्लस कर दो, 42 का 3 गुना करो, 12, 4, 2 प्लस कर दो, बस ये 2 समुद्र के लिए ही। आगे के पुष्करावर्त समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, इसके लिए कुछ नहीं। ऐसा किसका कहना है, एक मिनट, ऐसा किसका कहना है, मतांतर से अन्य आचार्य भगवंतों का कहना है, त्रिपत्ति वारी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो आचार्य भगवान है, विद्वान आचार्य, युग प्रधान आचार्य, इसे चंद्र सूर्येश्वर जी महाराजा कि जिन्होंने ये बृहद संगणि की रचना की है, ऐसे चंद्र सूर्येश्वर जी महाराजा इस तरह त्रिपत्ति वारी 3 गुना करके पूर्व के द्वीप समुद्र की संख्या प्लस कर दो तो उस द्वीप के या समुद्र की संख्या आपको मिलेगी सूर्य चंद्र की, ऐसा उनका कहना है। लेकिन और एक यहाँ पर फर्क है, क्या, ढाई द्वीप के सूर्य चंद्र एक ही पंक्ति के अंदर है। ढाई द्वीप के सूर्य चंद्र एक ही पंक्ति के अंदर, लेकिन ढाई द्वीप के बाहर के सूर्य चंद्र एक पंक्ति में नहीं है, चाहे कितनी भी संख्या हो। जैसे यहाँ पे वारुणीवर समुद्र के अंदर 5736 सूर्य और 5736 चंद्र है, लेकिन क्या वो एक ही पंक्ति के अंदर है, नहीं, ऐसा उनका नहीं कहना। पंक्ति के अंदर के सूर्य चंद्र जो है वो सिर्फ ढाई द्वीप के अंदर है और वो घूमते हैं। अचर ज्योतिष जो है वो घूमते नहीं है और वो इस तरह पंक्तिबद्ध नहीं है। जैसे ढाई द्वीप के अंदर पंक्ति कैसी थी, इस तरह पंक्ति है, देखो लाइन सर, इस तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है सूर्य की और यहाँ पर भी है। यहाँ पर पंक्ति है लेकिन पंक्ति इस तरह है, एक यहाँ पर है 1 लाख योजन या 50,000 मतांतर, 50,000 योजन के बाद दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, इस तरह 50,000 योजन के अंतर में एक एक सूर्य चंद्र है। यहाँ पर ये 2 मतांतर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध मत है वो आपको मैं बताता हूँ। सूर्य से चंद्र का
माप 50,000 योजन का है और इस मत अनुसार सूर्य से सूर्य का कितना हुआ, तो 1,00,000 योजन। राइट, सूर्य के बाद चंद्र नहीं आता, चंद्र के बाद सूर्य नहीं आता, चंद्र के बाद सूर्य के बाद सूर्य नहीं आता और चंद्र के बाद चंद्र नहीं आता, सूर्य के बाद चंद्र ही आएगा, चंद्र के बाद सूर्य ही आएगा। इनका ऐसा एक मत है। एक मत इस तरह है और दूसरा मत ये है सूर्य से चंद्र का माप 1,00,000 योजन है और इस मत अनुसार सूर्य से सूर्य का माप 2,00,000 योजन, चंद्र से चंद्र का माप 2,00,000 योजन, लेकिन चंद्र से सूर्य का या सूर्य से चंद्र का माप 1,00,000 योजन का है। ये दूसरा मत है। ओके, ये दो मत बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी पीडीएफ में कहाँ मिलेगा ये? पीडीएफ में कहाँ है, एक भी दिख रहा है। आगे होगा, मैंने बताया है। राइट, बाद में बताता हूँ। गुरुजी ये अड़ीद्वीप की बाहर की बात की ना? हाँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने अड़ीद्वीप किया है। ये अड़ीद्वीप को छोड़ने के बाद सूर्य से सूर्य का 1,00,000 और सूर्य से चंद्र का 50,000 योजन। राइट, इस तरह यहाँ पर सूर्य से चंद्र से सूर्य का 50,000 योजन और सूर्य से सूर्य का 1,00,000 योजन, ऐसा कुछ आचार्य भगवंतों का कहना है। पंक्तिबद्ध नहीं है, इस तरह पंक्तिबद्ध है। हमारे यहाँ पर इस तरह है। राइट, उसके सामने दूसरी पंक्ति या इस तरफ 66 है, इस तरफ 66 है, 66, लेकिन यहाँ पर इस तरह रहे हुए हैं। तो ये बड़ा, एक कितना बड़ा माप है, इसका डबल है ना। तो जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे हमेशा प्रकाश है। कभी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे प्रकाश है सूर्य का वहाँ पे अंधेरा हो जाए, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ जहाँ पे अंधेरा था वहाँ प्रकाश आ जाए। ऐसा ढाईद्वीप के बाहर ऐसा नहीं है। जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे हमेशा प्रकाश है, जहाँ पे प्रकाश नहीं है वहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे चंद्र चमकता है। देखो यहाँ पर है, पीडीएफ के अंदर कहाँ पर है, जो यहाँ पर मैंने बताया सूर्य से सूर्य, और यहाँ पे चलो यहाँ पर भी नहीं आया है। अर्ध पुष्कर द्वीप का ये दूसरा मत। यहाँ पे मैंने योजन नहीं लिखा, योजन आप लिख के रखो, प्रिंट निकाली होगी तो पहले मत के अंदर क्या है, तो 50,000 योजन और सूर्य से सूर्य का 1,00,000 योजन, और यहाँ पे सूर्य से सूर्य का 2,00,000 योजन और चंद्र से सूर्य का 1,00,000 योजन, ये दूसरा मत है। राइट, आगे आपको ये सब आगे आएगा। आकाश के अंदर रहे हुए ये नक्षत्र है। आपके पास शायद पुस्तक होगी तो ये भी खोल के रखो। गाथा नंबर 80 और 81 क्या बताया है? 81। हाँ, 80 और 81, 80 और 81, इसमें बताया है मेरू पर्वत को सूर्य चंद्र प्रदक्षिणा दे रहे हैं। राइट, वो तो हमको पता ही है। 81 मनुष्य क्षेत्र के बाहर, हाँ, मनुष्य क्षेत्र के अंदर 56 पंक्तियां हैं
और प्रत्येक पंक्ति के अंदर मेरु से चारों दिशा में मानसोत्तर पर्वत तक सूर्य की किरणों की समान कदम्ब पुष्प की तरह विकसवर जो पंखुड़ियां है उनकी समान इनका प्रकाश रहा हुआ है, ये नक्षत्र का। और प्रत्येक पंक्ति के अंदर 66 नक्षत्र रहे हुए हैं। एक चंद्र है, जैसे 66 चंद्र है तो 66 आद्रा नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, वो भी 66 के संख्या में है। आगे भी बहुत सारा वर्णन दिया है पुस्तक के अंदर उन्होंने। दिगंबरों का बहुत सारा मतांतर दिया है। ये मतांतर बहुत पढ़ने, आप घर बैठे पढ़ सकते हो। मतांतर से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आपको एक बार जीवन में पूरी किताब पढ़नी आवश्यक है। पढ़ो, अच्छा रहेगा आपके ज्ञान के लिए। प्रक्षेप गाथा भी बताई है, गाथा नंबर 82, 84, 83, 84, 85, ये सब गाथा प्रक्षेप गाथा दिगंबरों की गाथा है, मतलब दिगंबरों के ग्रंथ के अंदर जो बताई है। गुरुजी, हाँ बोलो। तो ये मतांतर सिर्फ नक्षत्र के एग्जाम में नहीं आएंगे या फिर पूरे बृहद संग्रह में जो मतांतर है वो नहीं आएंगे? पुस्तक के अंदर जो है वो नहीं आएंगे। जो मैंने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं है, सिर्फ कहाँ है कि घर बैठे आप पढ़ सकते हो। जो घर बैठे आपको पढ़ना है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम की इतनी चिंता मत करो, राइट। लेकिन एक बार पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार पढ़ो ना, क्योंकि इतना बोलना मुश्किल नहीं, मतलब बोलना ज़रूरी नहीं है। आप घर बैठे भी पढ़ोगे तो भी आपको याद रह जाएगा। गाथा नंबर 86, 7, 88, 89, 90, यहाँ से सूर्य और चंद्र आदि के मंडल का अधिकार शुरू होता है ना। सूर्य और चंद्र के मंडल के अधिकार शुरू होते हैं, राइट। तो इस तरह आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये सब नक्षत्र है, ये नक्षत्र की हद है, मर्यादा है। प्रथम पंक्ति के अंदर चंद्र की जो प्रथम पंक्ति है, आप पंक्ति गिनो कितने हैं, बोलो कितने मंडल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये कितने हैं? 15 मंडल है। किसके हैं? चंद्र के, राइट। ये चंद्र के जो 15 मंडल है उसमें प्रथम मंडल के अंदर ही कितने नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है। एक चंद्र के 11 और दूसरी चंद्र के यहाँ से स्टार्ट हो गए, दूसरे चंद्र के यहाँ से लेके यहाँ तक है। पहले चंद्र के यहाँ से लेके यहाँ तक है और दूसरे चंद्र के यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये दूसरा चंद्र, यहाँ से पहला चंद्र, राइट। इसी तरह आगे भी, ये सब आगे भी आपको आने वाला है। हर एक मंडल के अंदर कितने हैं? जैसा दूसरा मंडल जो है इसके अंदर एक भी नक्षत्र नहीं है। तो कोई दूसरी पंक्ति है, ये सब खाली है। यहाँ पे दूसरी पंक्ति पूरी होगी।
यहाँ से स्टार्ट होगी ना, यहाँ से स्टार्ट, ये 2 लिखा है, ये 2 से लेके यहाँ तक, आधे तक, इसके आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि उसके आगे तीसरा मंडल शुरू हो जाता है, इसलिए दूसरा मंडल यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो यह दूसरा मंडल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो दूसरे मंडल के अंदर कुछ भी नहीं है। इसी तरह ये दूसरा मंडल देखो, कुछ भी नहीं है, दूसरे मंडल के अंदर कोई भी नक्षत्र नहीं है। आगे तीसरे नक्षत्र के अंदर, तीसरी मंडल के अंदर देखो, यहाँ पे एक प्रसिद्ध है पुनर्वसु, ये है पुनर्वसु, ये है मघा, 2 नक्षत्र बताए हैं, राइट। यहाँ पर भी है पुनर्वसु और मघा। इसके बाद चौथे 5वें मंडल के अंदर कोई भी नक्षत्र नहीं है। छठे मंडल के अंदर है कृतिका, 7वें नक्षत्र के अंदर है चित्रा और रोहिणी, 2 है। 8वें नक्षत्र के अंदर विशाखा, 9वें मंडल के अंदर है नहीं, कोई नहीं है। 10वें मंडल के अंदर है अनुराधा, 11वें मंडल के अंदर है ज्येष्ठा, 11वें मंडल के अंदर है ज्येष्ठा, 12, 13, 14 नहीं है। 15वें मंडल के अंदर है आद्रा, मार्गशीर्ष, पुष्य, अश्लेषा, मूल और हस्त और पूर्वाषाढ़ा। एक मिनट, जब पूरा काला पेपर होता है तो उसका एक्स्ट्रा नोट कहाँ लिखते हो आप लोग? क्योंकि मेरा लिखा हुआ तो दिखेगा नहीं अंदर ब्लैक में। वो साइड में तो बोलते राइट साइड राइट में है ना, उसमें लिखो जी थोड़ी सी है ना, 1 इंच की लगभग 1 इंच की, वहाँ लिख लो। नहीं, मेरे पेज में तो सिर्फ 2 mm की जगह है, 3 mm। चिंता मत करो, आगे सब लिखा हुआ, आगे सब लिखा हुआ आने वाला है, चिंता मत करो, है ना, आगे सब लिखा हुआ है। ये तो यहाँ पे मैं चित्र में अभी अब बता रहा हूँ कि इसे मंडल के अंदर नहीं है, तीसरे मंडल के अंदर है, चौथे मंडल में नहीं है, 14वें मंडल के अंदर नहीं है, 5वें 15वें मंडल, अंतिम मंडल के अंदर आद्रा, मृगशीर्ष, आगे सब लिखा हुआ है ही, चिंता मत करो। आगे से यहाँ पे मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ। इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको, इस तरह करोगे, राइट, इस तरह कर दोगे चलेगा, राइट। ये दूसरा चंद्र का परिवार है और एक पहले चंद्र का परिवार है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूसरे, मतलब ये उत्तराषाढ़ा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन ये दूसरे चंद्र का है और एक पहले चंद्र का है, राइट। और पूरा एक साथ ऐसा घूमता है और किसको प्रदक्षिणा, मेरु पर्वत को प्रदक्षिणा देता है। हम ऊपर से देखते हैं, मतलब इस तरह देवता देखते तो देवताओं को घूमते हुए ऐसे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे अच्छे लगते हैं, दिखने में अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर कुछ बताया, एक ही पंक्ति के अंदर कौन कहाँ पर है वो बताया है। मतलब 12 नक्षत्र, 1 चंद्र और 1 सूर्य, ये है प्रथम पंक्ति। प्रथम पंक्ति के मैंने बताया ना कितने है, हाँ अभी हमने गिने थे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी है 11, है ना। तो देखो यहाँ पर बताए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भी होगा, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। हाँ, एक सूर्य और एक है। और प्रथम पंक्ति जो इतनी बड़ी है, राइट, इतनी बड़ी है पंक्ति सूर्य की, नक्षत्रों की, सब के मिला के इतनी बड़ी पंक्ति बनती है। उसमें अभिजित नक्षत्र सबसे अंदर है। क्या है? अभिजित नक्षत्र सबसे अंदर है, और बाद में श्रवण नक्षत्र थोड़ा बाहर है, धनिष्ठा, शततारा, अभी जो नाम बताए ना ये सब के नाम यहाँ पर है। यहाँ पे जब गोल राउंड बताए आपको, लेकिन ये सबके नाम यहाँ पर बताए मैंने। धनिष्ठा, शततारा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और स्वाति, ये सब नक्षत्र पहले ही राउंड के अंदर है, यानी पहले ही
मंडल के अंदर है। इसमें अभिजीत नक्षत्र भी आ गया। चंद्र और सूर्य का जो प्रथम मंडल, ये प्रथम मंडल के अंदर, प्रथम मंडल के अंदर इस तरह 12 नक्षत्र बताए, इसके नाम यहां पर मैंने बताए, राइट। ये इसको हम क्या बोलेंगे, सर्व अभ्यंतर मंडल यानी प्रथम मंडल, राइट। आगे और सर्व बाह्य मंडल, जो अभी आपने नाम सुने है ना, मूल, आद्रा, ये सब नाम सुने ना, ये इस तरह है। और सबसे अंतिम थोड़ा बाहर गया हुआ ऐसा एक नक्षत्र है जिसका नाम है मूल नक्षत्र। सूर्य चंद्र का ये अंतिम मंडल है, और अंतिम मंडल के अंदर सबसे अंतिम भाग में थोड़ा बाहर गया हुआ ऐसा मूल नक्षत्र है। इसलिए मूल नक्षत्र में जन्मा हुआ बालक थोड़ा अशुभ माना जाता है ना। मतलब पुत्र हो तो अशुभ माना जाता है, पुत्री हो तो शुभ मानी जाती है। उसमें भी पहला दूसरा चरण हो तो पुत्री हो तो अत्यंत शुभ मानी जाती है। मतलब ये सब ऐसे सूचक ग्रंथ है, मतलब इस तरह बताए हैं ग्रंथ के अंदर। प्रथम उसके, क्योंकि एक ही नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसमें पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तीसरे चौथे चरण के अंदर जन्मा हुआ बालक हो तो अशुभ हो, पहले दूसरे चरण के अंदर पुत्री जन्मी हो तो शुभ है, अत्यंत शुभ है, ऐसा लिखा है ग्रंथों के अंदर, राइट। जो मूल नक्षत्र सबसे अंतिम है, जैसे अभिजीत नक्षत्र सर्व अभ्यंतर मंडल के अंदर भी अंदर है, उसमें अंतिम मंडल के अंदर भी सबसे अंतिम मूल नक्षत्र है। और उसके साथ हस्त, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अश्लेषा, पुष्य नक्षत्र आया, राइट। और मृगशीर्ष और आद्रा नक्षत्र बताया है। अंतिम मंडल है जिसके अंदर 8 नक्षत्र है। देखो अभी ये सभी नक्षत्र जो है, राइट, इस तरह ऊपर नीचे है, मतलब सब साथ में नहीं घूमते, ऊपर नीचे घूमते हैं। सूर्य भी ऊपर नीचे ही होता है, लेकिन उनका ऊपर से नीचे का एक पूरा राउंड है, राइट। सूर्य चंद्र तो यहाँ घूमते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि सूर्य अभी चंद्र जो है वो मूल नक्षत्र में है, तो मूल नक्षत्र एकदम नीचे है और चंद्र तो एकदम ऊपर है। तो फिर मतलब ये माप इस तरह लेना है। तो ये पट्टा किसका बना, ये जो है ये माप किसका है, तो चंद्र का है। मतलब 61/48 भाग का ये पट्टा है, यानी मंडल है पूरा, क्योंकि चंद्र का मंडल इतना ही पड़ता है, राइट। अभी ज्योतिष ग्रंथ के अंदर आपको ये सब कुछ बार बार आएगा, इसलिए सबको आपको ये याद रखना पड़ेगा, राइट। आगे चलते हैं। इसमें हमने बताया कि जो स्वाति, अभिजीत, भरणी, ये सब अभिजीत नक्षत्र है, सबसे अंदर है, और मेरु पर्वत को इस तरह प्रदक्षिणा देता है। और सबसे बाहर कौन सा है, तो मूल नक्षत्र है, सबसे बड़ा राउंड इसका होता है। भरणी, स्वाति, ये सब अभ्यंतर मंडल के अंदर है। अभी हमने देखा ना स्वाति नक्षत्र, देखो स्वाति नक्षत्र प्रथम मंडल के अंदर ही है, लेकिन चित्र में मैंने इस तरह बताया है कि समझ में आए, राइट। तो यहाँ पर देखो ये प्रथम मंडल है, ये प्रथम मंडल का पट्टा है, ऐसा समझो। तो इसमें ये प्रथम मंडल है, तो प्रथम मंडल के अंदर अभिजीत नक्षत्र सबसे आगे है, और ये स्वाति नक्षत्र भी आपको दिखाई देगा जो प्रथम मंडल के अंदर ही है, पूरा प्रथम मंडल है। मतलब ये मंडल जो है 61 या 48 भाग का है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, प्रथम मंडल यहाँ से लेकर यहाँ तक 61 या 48 भाग, क्योंकि चंद्र इतना बड़ा है, इसलिए। मतलब चंद्र ऊपर, चंद्र का जहाँ वो पट्टा होता है, पूरा एक मंडल, पूरा एक राउंड होता है, उसी राउंड के अंदर नीचे अभिजीत नक्षत्र पूरे अंदर के भाग में है, स्वाति नक्षत्र बीच में है, भरणी नक्षत्र बीच में है, ऐसा उसको समझना है। नक्षत्रों का परस्पर अंतर 2 योजन का है।
मतलब एक ही मंडल के अंदर दो है, राइट। ये दो नक्षत्र के बीच में अंतर कितना है? 2 योजन का, ये कम से कम, मतलब ये एक दूसरे से सर्व अभेद्य मंडल की, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो 2 नक्षत्र है, ये 2 नक्षत्र के बीच में का गैप कितना है? 2 योजन का है। ओके, कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो नक्षत्रों का परस्पर अंतर 2 योजन का, और मुहूर्त गति यानी एक मुहूर्त में वो कितने चलते हैं। तो सर्व बाह्य मंडल में नहीं, सर्व अभ्यंतर मंडल में 5265 योजन चलते हैं, और मुहूर्त गति एक मुहूर्त में इतना योजन चलते हैं। और सर्व बाह्य मंडल के अंदर 5319 योजन के स्पीड पे एक मुहूर्त में चढ़ते हैं, यानी उनकी स्पीड इस तरह होती है जैसे हमारे मैप के अंदर होती है ना। हम एक फिक्स है हमारा, कभी कभी हम गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हैं, वो अलग है ना। 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर का एक एवरेज बताया है। यहाँ से समझ के शंखेश्वर कितना दूर है, अहमदाबाद से शंखेश्वर कितना दूर है? तो 120 किलोमीटर है। तो मैप बताएगा आपको 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि एक माप प्रमाण हमने यहाँ पर तय किया है ना। एक मिनट, बराबर। तो गुरुजी ऐसे जैसे भरणी से अभिजित नक्षत्र भी 2 योजन है और अभिजित से मूला भी 2 योजन रहेगा। हाँ, 2 योजन के हैं। अभी देखो, अभी बहुत एक महत्व की बात आपको यहाँ पे बता रहे हैं। क्या गुजराती में है? नहीं, हिंदी में है, चिंता मत कीजिए। नक्षत्रों के नाम बताए हैं, जैसे अभिजित नक्षत्र सबसे पहला नक्षत्र है। नक्षत्र ना आधारे जन्माक्षरों, ये तो ठीक है, ये ज्योतिष का विषय है, अभी नहीं कर, कभी तो भी चलेगा, इसको याद भी नहीं करने की जरूर नहीं है आपके लिए, अभी इतना जरूरी नहीं है। जब आप बहुत ज्योतिष सीखना पाओगे तो ये आपको जरूर है, याद करोगे तो अच्छी बात है, याद रखो, है ना। नक्षत्र की संख्या, अभिजित नक्षत्र 3 तारे से बना है। मतलब नक्षत्र बनता कैसे है? तो तारे से बनता है। देखो, यहाँ पर एक तारा, यहाँ पे दूसरा तारा, यहाँ पे तीसरा तारा, ये 3 तारों का समूह, इसका नाम है एक नक्षत्र, और नक्षत्र का नाम है अभिजीत, राइट। नक्षत्र यानी क्या? तारों का समूह। तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। तो जैसे शतभिषा नक्षत्र है, तो शतभिषा यानी शतभिषक संस्कृत नाम है, इसके अंदर 100 तारे हैं, इसलिए उसको शतभिषा कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह है, मतलब इस तरह तारों का समूह जो चलता है ना आकाश में, उसको शतभिषा नक्षत्र कहते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र इस तरह है, 4 नक्षत्र का 5 नक्षत्र बताए हैं। 5वां भी शायद, हाँ शायद बीच, डायग्राम में 4 ही बताया ना। हाँ, तो 5वां जी बीच में समझो, है ना। श्रवण नक्षत्र ये भी 3 तारों से ही बना है, लेकिन इससे अलग है, वो इस तरह है ना। अभिजीत तो श्रवण इस तरह है, मतलब आकार में अलग अलग है। पूरा भाद्रपद का आकार इस तरह है। ये पूरे चारों का समूह, यहाँ पे 2 बताया है, 2 बताया ना। हाँ, तो यहाँ पर 2 होने चाहिए ऊपर नीचे, मतलब 2 के यहाँ पर गिनती थोड़ा उन्होंने अलग अलग की है ना। इसके 2 और इसके 2 टोटल मिला के 4, ऐसे 2 गिने जाते हैं, राइट। इस तरह गिनो या इस तरह गिनो या इस तरह गिनो, हम 2 ही गिनने हैं हमको। तो ये पूरा भाद्रपद इस तरह है। उत्तरा भाद्रपद ये 2 है, तो इसके इस तरह है। रेवती के अंदर 32 बताए, तो ये इस तरह है ना। छोटे बड़े सब प्रकार के हैं इसके अंदर, ये सब छोटे हैं तो ये सब बड़े हैं।
अश्विनी। अभी देखो हमारी जन्म कुंडली के अंदर बताया जाता है कि हमारे इस नक्षत्र के अंदर जन्म हुआ है, तो कौन से वो नक्षत्र कैसे दिखाई देता है, इस हद के अंदर जब चंद्र था तब हमारा जन्म हुआ, तो ये क्या बताता है, तो उसके शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं। कितना भी शुभ हो, है ना, बहुत अच्छी कुंडली हो तो भी इसके कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ अशुभ होता ही है, ऐसा नहीं कि अशुभ नहीं होता। बहुत अच्छी कुंडली हो तो भगवान की कुंडली 7 ग्रह सब उच्च समय में होते हैं, उच्च स्थान में होते हैं, तब भगवान का जन्म होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान की जिंदगी बहुत अच्छी। कभी कभी भगवान को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। अन्यार्य भूमि में भगवान महावीर स्वामी गए थे तो कितने सारे उपसर्ग हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे समय में जन्म हुआ तो उपसर्ग नहीं हो गए। तो भगवान को उपसर्ग होते तो हम तो किस में जमा है इसके सामने, राइट। भरणी, कर्म के सामने हम तो कुछ भी नहीं है। इस तरह भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा नक्षत्र इस आकार में है, शून्य के आकार में है। और इसके हद में जब सूर्य आता है तब से जीव की उत्पत्ति, मतलब वातावरण ही ऐसा बनता है कि आम आदि जो फल है उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। इसलिए हम केरी का त्याग करते हैं, आम का त्याग करते हैं। पुष्य नक्षत्र बहुत प्रसिद्ध है ना, इस आकार में है। पुनर्वसु देखो किस आकार में है, मघा किस आकार में है, हस्त हाथ के समान आकार का है। ये 28 बताए हैं, उत्तराषाढ़ा अंतिम है। ऐरावत, भरत, और यहां पर अभी थोड़ी दिशा की बात करते हैं। ध्रुव तारा हमेशा 4 है, 1, 2, 3 और 4, जो हमेशा मेरु पर्वत के दिशा में रहा हुआ है, और जिस तरफ ध्रुव तारा है उसी तरफ उत्तर दिशा है। ध्रुव तारा की बातें आप YouTube पर देख सकते हो। विष्णु भगवान के भक्त थे और उन्होंने अच्छा स्थान मांगा तो उन्होंने आकाश में ध्रुव तारे के स्वरूप उनको स्थान दिया। YouTube में आप सर्च करोगे तो आपको बहुत कुछ सुनना मिल जाएगा। हम ऐसा नहीं कहते, हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। ध्रुव तारा तारा है। 2.5 द्वीप के अंदर सब सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब घूमते हैं, बस ये 4 तारे घूमते नहीं है, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। और हमेशा वो मेरु पर्वत के दिशा के और है, जिस तरफ मेरु पर्वत है उसी तरफ ये ध्रुव तारा है जो स्थिर रहता है। और ध्रुव तारा स्थिर रहता है, प्रदक्षिणा नहीं देता, और उसी तरफ हमको उत्तर दिशा समझनी है, और उसके ऑपोजिट दक्षिण दिशा है। और इसी के कारण हम दिशा को समझ पाते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर महाविद्य क्षेत्र है, तो इस महाविद्य क्षेत्र का पूर्व दिशा कहाँ पे है? सूर्य का उदय इस तरफ से होगा, अस्त इस तरफ से होगा, यानी ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। और मेरु पर्वत की तरफ यानी जहाँ पे ध्रुव तारा है उस तरफ उत्तर दिशा है, इस तरफ ऑपोजिट दक्षिण दिशा है, राइट। भरत क्षेत्र का समझाइए जरा। भरत क्षेत्र के समझते हैं तो हमको यहाँ पर इस तरफ उत्तर दिशा है, यहाँ से सूर्योदय हमको होते दिखता है इसलिए पूर्व दिशा है, यहाँ पे अस्त हुआ दिखता है इसलिए वो पश्चिम दिशा है, और उसके सामने बराबर दक्षिण दिशा है। और यही सूर्य घूमते 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 यहाँ आता है तो यहाँ पे सूर्योदय होता है। तो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और ये उत्तर दिशा है। हमेशा उत्तर दिशा मेरु तरफ ही रहेगी। और इसका ऑपोजिट ऐरावत में है। हमारा सूर्योदय यहाँ से दिखाई देता है
तो बराबर यहाँ से पूर्वोदय सूर्य, तो क्योंकि सूर्य घूमते घूमते यहाँ आएगा तो यहाँ पूर्व दिशा दिखाई देगा उनको, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, यहाँ पे उत्तर दिशा, यहाँ पे दक्षिण दिशा। राइट? कोई प्रश्न पूछो। क्या ध्रुव तारा क्या? हाँ, ध्रुव तारा हमेशा मेरू पर्वत की ओर हमको दिखता है। राइट? बराबर मेरू पर्वत जिस दिशा में है उसी दिशा में ध्रुव तारा है, बराबर बीच में। आकाश में ध्रुव तारा का आप दर्शन करो, दिखाई देगा, हमेशा स्थिर रहता है, 1-2 घंटे 4-5 घंटे, और सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, सबसे ज़्यादा चमकता है वो। अन्य तारे उससे बहुत अलग है, बहुत छोटे हैं, ये सबसे बड़ा है और स्थिर है। आपको कैसे पता चलेगा यही है? तो एक बार तय करो, देखने के बाद तय करो कि ये लगता है कि ये ध्रुव तारा है, और 4-5 घंटे के बाद देखो वो तारा वहाँ पे होगा तो ध्रुव तारा ही है, और वहाँ से वो चला गया हो तो समझ लेना तो ध्रुव तारा नहीं था, क्योंकि ध्रुव तारा तो ध्रुव होता है, स्थिर रहता है। कभी कभी हमको थोड़ा क्रॉस में दिखाई देता है, तो इसका भी एक मतलब है, इसका भी एक लॉजिक है। ऐसा क्रॉस में क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे हो तो इस तरह हमको क्रॉस में दिखाई देगा, बराबर बीच में हो तो उत्तर दिशा के बराबर बीच में हमको ध्रुव तारा दिखाई देगा। बोलो। नहीं, ऐसा कुछ खरता तारा हुआ, कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। राइट? ये देव दिव्य के विमान होते हैं और इस तरह जाते होते हैं, या फिर आकाश के अंदर अग्नि कह के जीव इस तरह उत्पन्न होते हैं और यहाँ से वहाँ जाते हैं, और खरते तारे नहीं होते। कभी कभी तो विमान होता है, हम मान लेते कि खरता तारा है, नहीं, ये गलत है। सुना है ना, बहुत प्रसिद्ध है ऐसा, तो पिक्चरों में भी बताया ऐसा है, लेकिन ये पूरा गलत, पूरा गलत है, ये सही नहीं है। बोल सकते हैं कि कोई देव देवी का विमान हो जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई विद्याधर मनुष्य का विमान जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई विद्याधर मनुष्य या कोई देव देवी का विमान हो, ऐसा हो सकता है। ये भी देव देवी के विमान ही है, तारे भी देव देवी के विमान ही है, लेकिन हम नहीं कह सकते ये विमान ही है या फिर वो तारे के स्वरूप में ही है, हम नहीं कह सकते। इसलिए तो हमको ऊपर जाने के लिए देखने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। चलो, અહીંયા બરાબર છે, અહીંયા તો આપણે સારો ધર્મ છે, ત્યાં કાંઈ ધર્મ નહીં મળે તમને। मनुष्य क्षेत्र के गाथा नंबर 82, मनुष्य क्षेत्र के अंदर जो चंद्र की पंक्ति है, मनुष्य क्षेत्र में जो चंद्र की पंक्ति है, इसके जाति यानी कौन से सूर्य है या चंद्र है क्या ग्रह नक्षत्र तारा, इस तरह। तो पंक्ति चंद्र की 2 है, प्रत्येक पंक्ति के अंदर 66 चंद्र है, और टोटल मिला के एक ही मंडल के अंदर 132 टोटल मिला के चंद्र है। यहाँ पे पंक्तियाँ 2 हुई, किस तरह 2 हुई मैं बताता हूँ। ये चंद्र है मान के चलते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और यहाँ का चंद्र यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। ये 2 पंक्ति हुई, ये दोनों के मिला के एक मंडल बनता है। अभी ये सचमुच में मंडल नहीं, मंडल तो इस तरह गोल ही होता है, लेकिन ये प्राय करके 2 ही आकार, मतलब ये 2 को मिक्स कर दे, है ना, इसको जो है हम यहाँ पे रख दे तो पूरा ये जॉइंट हो जाएगा, पूरा मंडल बन जाएगा। राइट? मंडल के आकार में ही है, इसलिए इसको उनको मंडल बताया है, प्राय मंडल के आकार में है। मंडल तो इस तरह गोल ही होता है, तो इस तरह 2 चंद्र के 2 मंडल बनते हैं। और इस तरह यहाँ का चंद्र है, इनकी एक पंक्ति है जिसके अंदर 66 चंद्र है, और इसकी भी एक पंक्ति बनेगी। ये बाहर का चंद्र है, ये अंदर का चंद्र है, ये दोनों की एक एक पंक्ति बनेगी। इसके अंदर भी इस तरह
66 क्या है, चंद्र है। चलो एक दूसरा चंद्र निकाल के देखते हैं जो लवण समुद्र के अंदर है। लवण समुद्र के अंदर 2 चंद्र और 2 इस तरफ 2 और इस तरफ 2, टोटल 4 चंद्र है। तो इसी पंक्ति के अंदर 2 चंद्र की पंक्ति कैसी होगी, तो एक यहाँ पर, थोड़ा चित्र इसके लिए मुझे अलग बनाना पड़ेगा और थोड़ा छोटा बनाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। उसी पंक्ति के अंदर ये जो है इसका लवण, ये हमारा जम्बूद्वीप यहाँ पूर्ण होगा और ये लवण समुद्र है। इसी पंक्ति के अंदर ये यहाँ से वो यहाँ जाएगा और यहाँ का जो चंद्र था यहाँ से लेके यहाँ जाएगा, मतलब एक ही पंक्ति के अंदर ये सब है। ओके, मनुष्य क्षेत्र के सूर्य 2 है और अभी 132 है कुल। मनुष्य क्षेत्र के अंदर ग्रह 88 है, टोटल मिला के 176। नक्षत्र 56 है और मनुष्य क्षेत्र के अंदर तारे पहले भी बताए हैं और सबके अलग अलग मंडल है। मतलब ये कितने हुए, 88,004। चलो इसकी बात हम कल करते हैं, राइट। चलो बस आज इतना रखते हैं। प्रणाम, नमो नमः।